हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों आज बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, सिलेबस देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो हमारी टीजीटी की जो वैकेंसी निकली हैं, उसमें जो सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें एक पार्ट है इतिहास का। तो इतिहास में देखेंगे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, जिनके माध्यम से हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमने वो लिए हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इतिहास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इतिहास था तो आपके लिए ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री जो है, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा अधिक रोल होता है और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टों के मुकाबले, चाहे वो भूगोल हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ और पूर्व पाषाण काल युग, यानी पूरा जो ऐतिहासिक संस्कृति हैं, पहले से जो ऐतिहासिक संस्कृति रही हैं, उन्हें हमें कवर करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इतिहास की जो संस्कृति है पहले क्या थी, फिर क्या हुई, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे उसमें विकास होता गया, और वो चीज़ें पहले क्या थीं और अब क्या हैं, हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए पूरा ऐतिहासिक संस्कृति को हमें पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर और अब तक के भारत के इतिहास के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत का हो, पूर्ण विश्व का भी इतिहास हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण युग। पाषाण युग में देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूर्व पाषाण युग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। पहले पूर्व में क्या था, ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाषाण युग सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसमें कम से कम कई बार रिवाइज करना है पाषाण युग को, क्योंकि इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए पाषाण युग को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके 3 भाग हैं, नवपाषाण युग है, और एक हमारा मध्य पाषाण युग है, और एक तीसरा जो भाग है इसका, पूर्व पाषाण युग है, और मध्य पाषाण युग है, और एक है नव पाषाण युग। तीनों युग हैं। तीनों युगों को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इनकी प्रमुख विशेषताएं। इनमें क्या विशेषताएं रही थी, क्या कारण थे इनके, क्या विशेषताएं थी, इस बात को जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इन युगों का क्या महत्वपूर्ण था। इसके बाद में आता है दोस्तों प्राचीन युग। ठीक है, प्राचीन युग को हम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं अपने इतिहास के लिए, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि पुराने समय में जो आदमी यानी पुरुष की या मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका सभ्य समाज था, कैसे उसने अपने आप को डेवलप किया, कैसे वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि हर चीज़ आज उसके पास है। ठीक है, तो सबसे देखिए प्राचीन युग में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्राचीन युग। इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ख़ास करके भाई टीचर के लिए तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, टीचर एक ऐसा सभ्य समाज का निर्माण करता है जिसे चाहे वह समाज को, टीचर चाहे जिस समाज को जैसा चाहे बना सकता है। अगर हमें अपने देश को अच्छे और सभ्य समाज बनाना है, कुछ नए इवेंट्स करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों सब कुछ टीचर के हाथ में होता है, और टीचर को कभी भी किसी भी टॉपिक का शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। हर चीज़ की उसे लगन, मेहनत और इच्छा होनी चाहिए, तभी वो टीचर सफल हो पाता है। अन्यथा टीचर तो बहुत हैं जिन्हें कुछ सभ्यता नहीं है, बहुत से टीचर हैं ऐसे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हर एक टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य है और उन्हें होना भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं की। हमें सबसे पहले सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, हमें उन विशेषताओं को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। क्या कारण था, उनमें विशेषताएं क्या थीं, किस किस चीज़ का डेवलप हुआ, उस समय खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी, रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, और चलने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, यातायात के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, और उस समय जो समाज था वो किस चीज़ पे निर्भर था, कृषि क्या कैसी थी, इन चीज़ों की सभी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, उनकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल भी, क्योंकि देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कुछ वेदों का निर्माण हुआ, और निर्माण होने में उनमें कुछ सभ्यताएं, कुछ जो नियम कानून बनाए गए, उन्हीं नियम और कानूनों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वैदिक काल में देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हैं हमारे पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। ये दो काल हैं हमारे वैदिक काल के, दोनों को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है। पहले हमारे पूर्व वैदिक काल में राजनीति, राजा या फिर जो लोग थे वो किस चीज़ पर निर्भर थे, कैसे रहा करते थे, और उनके लिए क्या कानून और नियम थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या नियम बने, ये हमें अपने जो है विवेक के आधार पर हमें समझना और पढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे है हमारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन। ठीक है, तो राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में देखिए दोस्तों हर एक व्यक्ति अपने किसी न किसी जीवन को किसी न किसी चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे राजनीति, सामाजिक और धार्मिक एवं आर्थिक को विस्तार से पढ़ेंगे तो उनमें कुछ उस समय की जो स्थिति थी वैदिक काल की, वो राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी, हमें उस समय के राजनीतिक जीवन का भी, सामाजिक जीवन का भी, धार्मिक जीवन का भी और आर्थिक जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि एक टीचर के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलिए भाई क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान के चलिए मान लेते हैं आपने पढ़ाया उत्तर वैदिक काल। अब कुछ बच्चे, देखिए बच्चे होते हैं 30-40 बच्चे होंगे, 50 हो सकता है, लगभग समथिंग 40 बच्चे तो मान ही लीजिए। जब 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं तो हर बच्चा एक सा नहीं होता, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ऐसे, तो वो बच्चे जो हैं कुछ पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपको मान के चलिए उत्तर वैदिक काल में पूछ लिया आपसे कुछ और पहले की बातें जिसका आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधी सी बात है उस बच्चे को कहेंगे कि बैठ जा, चुप हो जा, या चुप रहने के लिए बोलेंगे कि इस समय पढ़ ले। तो देखिए दोस्तों बच्चे की जो जिज्ञासा थी जानने की, पूछने की, वो आपने शांत कर दी। अब वो बच्चा क्या है, वो अपने मन में कुछ सोचेगा और आगे शायद हो सकता है आपसे कभी सवाल ना करे। तो इसलिए आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको हर चीज़ का ज़्यादा नहीं थोड़ा और होना चाहिए। एक टीचर के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना ही चाहिए। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। धार्मिक आंदोलन। हमारे देश में जब से दोस्तों कुछ डेवलपमेंट हुए, अलग अलग धर्मों का निर्माण हुआ, तो हमें धीरे धीरे धर्मों के बारे में ज्ञान होता चला गया और हर धर्म के नियम कानून अलग बनते चले गए। सबसे पहले देखिए धार्मिक आंदोलनों में हम पढ़ेंगे, जो धार्मिक आंदोलन है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैन धर्म कोई बात नहीं, पहले पढ़िए बाद में पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें पढ़ना है हमें। जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हर एक चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म माना गया है और उससे ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इस वजह से जैन और बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इन दोनों धर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
तो इन्हें हमें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भागवत धर्म और शैव धर्म, इन चीज़ों का देखिए आपको शायद हो सकता है कुछ धर्म कुछ जानकारी ना हो, लेकिन आप जब जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे आपको सभी धर्मों की जानकारी धीरे धीरे होती चली जाएगी। आपको ये भी पढ़ना है भागवत धर्म और शैव धर्म, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आ जाते हैं मौर्य काल पे। मौर्य काल को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये देखिए दोस्तों, मौर्य काल से जो हमारा स्टार्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और अशोक, इन चीज़ों का, इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल रहा है इतिहास में, समाज सेवा में और इसके संस्कृति में। उसमें उसके युग में जो होने वाले जो डेवलपमेंट थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मौर्य काल की राजनीतिक और इतिहास, राजनीतिक इतिहास कैसा था, समाज एवं संस्कृति उस समय किस प्रकार की थी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। समाज, जो समाज था उस समय वो कैसा था और संस्कृति उसकी मौर्य काल की कैसी थी, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगले देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे गुप्त वंश की। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे टीजीटी के लिए जो सिलेबस है उससे ही लिए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुप्त वंश, गुप्त वंश को देखिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश दोस्तों इतिहास में ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था इसमें, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रचलन हुआ था। तो दोस्तों मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस गुप्त वंश, जो राजवंश था गुप्त वंश, इसके आपको हर एक टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। उस समय का राजनीतिक जो राजनीति थी वो कैसी थी, ठीक है, जो राजनीति इतिहास है, और समाज एवं संस्कृति कैसी थी, ये भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हर एक वंश की अलग, ठीक है, हर एक वंश की अलग एक संस्कृति थी और वहाँ पर अलग ही एक अलग समाज बनाने का भी कार्य हो रहा था। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, समाज को किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा है, ये सभी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों चोल वंश प्रशासन की। चोल वंश का देखिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है चोल वंश का भी। तो आपको भाई, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा चोल वंश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है भाई, सबसे नहीं फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको चोल वंश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर एक चोल वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और याद करना, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत में इस्लाम का आगमन, ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव, आक्रमण एवं प्रभाव, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे भारत में इस्लाम का आगमन। देखिए दोस्तों, इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, कौन लेके आया इस धर्म को, आज जो मुस्लिम लोग हैं इस्लामी, वो कैसे इस्लाम हुआ, क्योंकि पहले तो इस्लाम नहीं था हमारे देश में, और ये कैसे इनका आगमन हुआ, कैसे इस्लामी लोग आए, उन्होंने क्या हमारे देश में आने के बाद क्या किया, उनके क्या जो प्रभाव था वो क्या रहा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आक्रमण, उनके जो आक्रमण थे, आक्रमण एवं प्रभाव, जो आक्रमण किए उन्होंने, किस जगह आक्रमण किए, कैसे कैसे आक्रमण किए और उनका क्या क्या प्रभाव रहा, ये चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने, जो बहुत सारे राजा थे या शासक थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें।
तो दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन्हें हमें केवल उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान क्या रहा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले हमें कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्या योगदान था उसका दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश का मूल्यांकन करना है। इल्तुतमिश के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन। ठीक है, उसका क्या योगदान रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे बात करते हैं दोस्तों, बलबन का भी जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बलबन का देखिए, बलबन का जीवन चरित्र और उपलब्धियाँ। बलबन का जीवन चरित्र कैसा था, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है, इस विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसकी कुछ कमजोरियां भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कमजोरियां का भी पता होना चाहिए, उसके अच्छे और बुरे कामों की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें बलबन का जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसकी कमजोरियां और उसके द्वारा किए गए कुछ जो अलग कार्य थे उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाते समय उनका जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उनको जो अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अच्छाई को हमें नहीं दर्शाना है, उसके साथ साथ उसमें खामियां जो पाई जाती हैं उन्हें भी हमें उसके साथ ही बताना है, क्योंकि देखिए अच्छाई हर किसी के अच्छाई बताना ठीक नहीं होता ज़्यादा, तो उसके साथ जो कुछ बुराइयां भी होती हैं उन्हें भी हमें उसके साथ ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और उनकी उपलब्धियां जो थीं उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए, और उनकी जो खामियां थीं वो भी हमें पढ़ना चाहिए, और उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं तुगलक वंश की। देखिए दोस्तों, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश को आप पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। आगे तुगलक वंश में देखिए दोस्तों है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यह है गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक को हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है, क्या काम किए, क्या कमजोरियां थीं, कैसा शासक था, कितने युद्ध किए। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी एक शासक था, और इसके बारे में हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में और इनकी जो खामियां हैं उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों और खामियों के बारे में। ठीक है, उपलब्धियां और खामियां दोनों की जानकारी होनी चाहिए। और तैमूर का आक्रमण, तैमूर के देखिए दोस्तों, तैमूर का आक्रमण शायद आपने एक दो बार ही पढ़ा होगा, और शायद हो सकता है अब आप भूल भी गए हों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है तैमूर का आक्रमण। इसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तैमूर के आक्रमण। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, अगला है बहमनी साम्राज्य। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रहा है बहमनी साम्राज्य भी। इतिहास के हर एक टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से लिए गए देखे गए हैं, वो सभी टॉपिक इसमें लिए गए हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों आता है सैयद एवं लोधी वंश। सैयद वंश में देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे काम किए गए थे जो इतिहास में आज भी हैं और याद रहेंगे भी। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है, तो हमें सैयद वंश और लोधी वंश की भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों इतिहास में इससे अगली बात करें तो इससे आगे आएगा हमारा मुगल वंश। ठीक है, मुगलों का कैसे आगमन हुआ, कौन कौन मुगल शासक थे, इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। मुगल वंश बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एग्ज़ाम में भाई इससे शायद इतिहास से क्वेश्चन आएगा, तो भाई क्वेश्चन आएंगे तो मुगल वंश से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुगल वंश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, मुगल वंश में किस किस को पढ़ना है, तो मुगल वंश में देखिए दोस्तों हमें पढ़ना है सबसे पहले बाबर को, क्योंकि बाबर ने ही इसका स्थापना, मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में हुमायूं को पढ़ना है। हुमायूं कौन था, कैसा था, क्या क्या काम किए उसने, कौन कौन से युद्ध जीते। और उसके बाद में पढ़ेंगे अकबर। अकबर एक महान व्यक्ति था। ठीक है, अकबर महान
अकबर ने बहुत सारे युद्ध किए हैं और जीते हैं और अपने साम्राज्य को जीरो से हीरो लेवल पे लेके आया अकबर। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, जहांगीर, मुग़ल साम्राज्य में जहांगीर का भी थोड़ा योगदान है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर के बाद देखिए दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा योगदान आता है अकबर के बाद में, वो आता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा जो भारत में इमारतों का निर्माण कराया, लाल किला बनवाया, ठीक है, और आगरा का ताजमहल बनवाया, और लाल किला दोनों जो आगरा के हैं और दिल्ली के, ये सब शाहजहाँ की इमारतें हैं बनाई हुई। तो शाहजहाँ ने बहुत पैसा खर्च किया था इन चीज़ों को बनाने में। आज भी और आने वाले समय में भी इन चीज़ों को हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, एक अच्छा शासक के साथ साथ वो एक अच्छा प्रेमी भी था, इस वजह से उसे शाहजहाँ को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों औरंगज़ेब। औरंगज़ेब भी एक मुग़ल शासक था और उसका भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है मुग़ल साम्राज्य में। ठीक है, इससे आगे की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को जो उनकी जीवनी है उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखिए छत्रपति शिवाजी हैं, उनका जीवन परिचय, वो उपलब्धियों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, इनको हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है और इनके बारे में हर एक विषय की हमें हर एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आते हैं आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे चलते हैं आधुनिक भारत में। जो आधुनिक भारत है वह भारत का जो आधुनिक भारत 1858 से लेकर 1950 तक का माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। आधुनिक भारत महत्वपूर्ण भी है। 1858 से लेकर 1950 ईस्वी तक का जो भारत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सन 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण एवं परिणाम स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाने जाने वाला 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके विषय में आपको इसके कारण, ठीक है, और जो कारण जो हैं वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ने हैं। और कारण क्या था, स्वरूप कैसा था और परिणाम क्या हुए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, कोई भी घटना घटित होती है वो एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे बहुत समय से चले आ रहे प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आप मान के चलिए किसी से भी आपका मतभेद है या आपको किसी से जो है बदला लेना है, तो आपको क्या करेंगे, आप उसके बारे में प्लानिंग चालू करेंगे कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस मौके को तलाश करूंगा और उसी मौके पे उसको जो है इस चीज़ का जवाब दूंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी चीज़ को एकदम से नहीं होता, हर चीज़ का एक समय होता है और कुछ कारण भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे ही मारने लगें, नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, तो हमें उन कारणों को जानना है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जानना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, गांधी जी का योगदान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और होना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी जी ने योगदान दिया। उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि आंदोलन दोस्तों हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आंदोलनों से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर एग्ज़ाम में आते हैं। किस किस चीज़ का निर्माण हुआ, कौन कौन से आंदोलन सफल हुए, कौन से असफल हुए, असफल होने के क्या कारण थे और सफल होने के क्या कारण थे, हमें इन सभी चीज़ों के टॉपिक को कवर करना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक बचता है हमारा स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत 1950 ईस्वी तक का। अब दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद जो भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन किन किन में हुआ, और उसके बाद जो भारत था वो कैसा था, आपको इन सभी चीज़ों को और टॉपिकों को कवर करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।